बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आज हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो आपकी किताब में उसका रेफरेंस कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं अटेम्प्ट आपको बता देता हूँ। वो है मार्च 2013 आई कैफ का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन को करने से पहले जो उसकी असल चीज़ है वो है रिक्वायरमेंट, कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट को देखना है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी एंड टैक्स पेएबल फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। यहाँ उसने टैक्स ईयर नहीं बताया, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर कहीं मौजूद हो सकता है, और अगर ना मौजूद हो तो खुद से आपने क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ नहीं, कोई खुद से अज्यूम करके नहीं लिखना। टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है? टोटल इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस। और टैक्स लाइबिलिटी यानी हमारा जो टैक्स, उसमें से क्रेडिट्स को माइनस करेंगे, रिवर्सल हुई तो वो डालने के बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। और टैक्स पेएबल, टैक्स लाइबिलिटी में से आप एडवांस टैक्स को माइनस करेंगे तो आपका टैक्स पेएबल आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हमने इसमें से कंप्यूट करनी है। तो क्वेश्चन की पहले हम एक हॉरिजॉन्टल रीडिंग करते हैं, फिर बाद में हम इसकी वर्टिकल रीडिंग करेंगे। पहले वर्टिकल पहले और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रीडिंग वो हम स्टार्ट करेंगे। मिस्टर क्रिएटिव इज़ वर्किंग एज डायरेक्टर HR। डायरेक्टरशिप किस में शामिल होती है? एम्प्लॉयमेंट में। ये डेफिनेशन पढ़ी हमने कि डायरेक्टर मीन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मंथली कैश remuneration, basic salary, utility allowances, medical allowances. In addition to the above, यानी इसके अलावा ये भी कुछ सैलरी की ही बात हो रही है। A house owned by Mr. Creative and had been let out, ये लग रहा है जैसे कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कोई बात हो रही है। 5 years ago, Mr. Creative had purchased 20,000 share of 10 each of an unlisted company. तो लग रहा है कि ये कैपिटल गेन की बात हो रही है, और वो कह रहा है काफ़ी साल पहले परचेज किए थे और वो कंपनी क्या थी? अनलिस्टेड थी। तो इसके रिवर्सल के चांसेस नहीं होने चाहिए प्रिंसिपली। क्या है कि इसके, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है तो आपने शेयर परचेज किए होंगे, तो वैसे भी वो कह रहा है 5 साल पहले है, और अगर आज ये लिस्टेड कंपनी के भी होते तो फिर भी इसकी रिवर्सल नहीं पड़नी थी इसके टैक्स क्रेडिट की, क्योंकि उसके लिए आपको 2 साल 24 मंथ आपको उसको होल्ड करना होता है। उसके बाद कहते हैं जी, ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स वर मेड, अप्रूव्ड वॉलंटरी पेंशन फंड। ये पैसे डाले गए हैं, इसके लिए हमें इनकम को नहीं सोचना चाहिए, ये आउटफ्लो है। तो न्यूमेरिकल के अंदर अगर आउटफ्लो होगा तो आप क्या सोचेंगे? या तो ये कोई डिडक्टिबल अलाउंस है, या कोई एक्सपेंस है, या टैक्स क्रेडिट है। इनकम हो ही नहीं सकती। तो ये हमारा क्या मिलेगा? हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसके ऊपर। ओपन एंड म्यूचुअल फंड, ये देखिएगा कि ये नई चीज़ आ गई कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं आपके, इसको हम शेयर्स की डेफिनेशन में लेकर चलते हैं, और ये क्या किस में आ जाते हैं? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में हम इसको ले चलते हैं, तो इसके ऊपर भी हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर ही रिडीम 4,000 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। रिडीम कहते हैं डिस्पोजल को, रिडीम करना। डिस्पोजल से क्या मुराद है? डिस्पोजल से मुराद है सेल कर देना किसी चीज़ को, ट्रांसफ़र कर देना, ट्रांसमिट कर देना, रिडीम कर लेना। रिडीम से मुराद ये है कि आज मैंने किसी को 1,000 पे किए और उसने मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया कि जनाब ये मैंने आपसे उधार लिए हैं, और किसी एक सर्टन पॉइंट के ऊपर मैंने वो डॉक्यूमेंट दिया और उसने मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए। इसको कहते हैं रिडम्पशन, रिडीम कर लेना, उस चीज़ों को उसी से वापस कर लेना। तो ही रिडीम्ड, ये एक नया लफ्ज़ न्यूमेरिकल में आया आपके लिए, तो आपने याद रखना है। रिडम्पशन शेयर्स की रिडम्पशन भी हो, म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन होती है।
एट रुपीज दिस दीज यूनिट्स वर परचेज्ड, ठीक है, उसने डिस्पोजल की, तो इससे भी लग रहा है कि कैपिटल गेन जनरेट हो सकता है। डोनेशन ऑफ दिस वर पे टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो ये हमारा क्या है, कंफर्म है कि ये टैक्स क्रेडिट है, ये डिडक्टेबल अलाउंस है। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम हिज सैलरी, ये आ गया। तो इससे हमें पता चला कि इस क्वेश्चन में विदहोल्डिंग टैक्स भी मौजूद है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। चलें जी, अब क्वेश्चन को ज़रा उसका एनालिसिस करते हैं, तो फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। मिस्टर क्रिएटिव इज़ वर्किंग एज अ डायरेक्टर। तो पहले मैंने एक आइडिया बना लिया इसमें से। क्या आइडिया मैंने डेवलप किया कि इसमें से सैलरी इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कहीं नज़र आ रही है हमें। उसके बाद इसमें हमें जो है वो क्या कहते हैं, कैपिटल गेन भी कहीं नज़र आ रहा है, बिजनेस इनकम नहीं नज़र आ रही, और उसके साथ शायद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मौजूद हों। एक डिडक्टेबल अलाउंस है और टैक्स क्रेडिट्स भी मौजूद हैं। तो उसको ज़रा हम उसका एनालिसिस करते हैं। मैं ज़रा कैलकुलेटर ले लूँ साथ साथ आपके, तो कुछ कैलकुलेशंस मुझे शायद करना पड़े। अच्छा जी, तो ये हमने एक हर क्वेश्चन के लिए हमने एक फ्रेमवर्क पहले तैयार करना है कि उस फ्रेमवर्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है। मिस्टर क्रिएटिव इज वर्किंग एज डायरेक्टर HR एज आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो कंपनी के लिए नॉर्मली हमें बताया जाता है कि ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। कंपनी के लिए हमें ये बात बताई जाती है कि ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। तो यहाँ नहीं बताया जा रहा, तो इससे मुराद ये है कि इसमें फिर एम्प्लॉय शेयर स्कीम के होने के चांसेस कम हैं। नॉर्मली जब आपको कंपनी का बताया जाए कि ये कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि शायद इसमें कैपिटल वो जो है वो कैपिटल गेन्स हों, कोई टैक्स क्रेडिट्स हमने लेने हों। क्योंकि अगर एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर उसने शेयर्स लिए हैं, तो फिर हमें कंपनी का पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंपनी है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हिज इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मंथली कैश एम्यूलमेंट, जब आपको एग्जाम में ये बताया जाए कि ये मंथली है, तो आपको फौरन उसके टाइम को सोचना चाहिए कि इसकी ज्वाइनिंग और लीविंग डेट क्या है। अगर ये दोनों डेट्स मिस हैं, तो आप फिर अज्यूम करेंगे कि ये 12 मंथ इसको लेंगे कि इसने पूरे 12 माह काम किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेसिक सैलरी 300,000, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूटिलिटी अलाउंसेस 12% ऑफ द बेसिक सैलरी, यहाँ अमाउंट नहीं बताई गई, इसका 15% बता दिया गया। अब देखिएगा, ये आ गया हमारे पास 3.6 मिलियन, और इसका 15%, 3.6 मिलियन का 15% हमारे पास आ गया 540,000। अब देखेंगे कि अगर आगे ये ना हो कि उसने ड्यूरिंग द ईयर छोड़ के चला गया, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। मेडिकल अलाउंस 12% ऑफ द बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी का 12% इंटू 0.12, तो 432 ये हमारे पास आ जाएगा। तो मेडिकल अलाउंस क्या होता है, देखिए, बेसिक सैलरी टोटली टैक्सेबल, यूटिलिटी अलाउंसेस टोटली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। लेकिन अगर हमें मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल फैसिलिटी भी मिल गई, तो ये फिर क्या होगा, टोटली टैक्स हो जाएगा। ये वर्किंग आपने इनकी शो करनी है, ये इन सब की आपने वर्किंग शो करनी है एग्जाम के अंदर। In addition to the above, he was also provided the following benefits in accordance with the terms of agreement के साथ। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन अगर ना बताया जाए कि ये मुफस्सल एरिया में है, तो हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे, यानी उसकी बेसिक सैलरी का 45% हम लेंगे। इन अ बंगलौर सिचुएटेड ऑन 500 स्क्वायर यार्ड, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है, स्क्वायर यार्ड्स का होना, फर्निश्ड अनफर्निश्ड, प्लॉट ऑफ लैंड, रेंट फॉर अ कंपेरेबल अकोमोडेशन फैसिलिटी इन द विसिनिटी इज दिस, ये भी हमारे, देखें, ये घर हमें इस घर के पता होना चाहिए था, इस बंगलौ का। उसने कहता जी उसके कंपैरेबल अकोमोडेशन, भाई कंपैरेबल नहीं चाहिए, उस घर का चाहिए।
डीसी रेट सबके मौजूद हैं, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक हो गया, यानी हमें इसी का चाहिए था, इस घर का कंपैरेबल। कंपैरेबल मीन वो बैक साइड के ऊपर है, वो नॉन कॉर्नर है, क्या है वो, उसकी हमें कोई सिचुएशन का पता नहीं है, इसलिए ये आपको कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए आपने इस लाइन को भी इग्नोर करना। इसमें सिर्फ अब एक ही बात बची, वो थी रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो हम क्या करेंगे, उसकी बेसिक सैलरी का 45% डायरेक्ट उसकी वैल्यू में ऐड कर देंगे, इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। एन 1800 cc कंपनी मेंटेन्ड कार, द कार वॉज परचेज 2 years ago एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस। ठीक है, गाड़ी 100 साल पहले भी परचेज की जाएगी तो वही कॉस्ट लेंगे, आज की नहीं लेंगे। एंड इज यूज बोथ फॉर ऑफिस एंड पर्सनल पर्पजेज, तो क्या लेंगे, इसका 5% लेंगे। अच्छा जी, अब मेडिकल फैसिलिटी हमें गिवन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटली टैक्स हो जाएगा। अ हाउस ओन्ड बाय मिस्टर क्रिएटिव had been leased out by him at a monthly rent of rupees this। अगर टाइम नहीं मेंशन तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। द लीज एक्सपायर्ड ऑन 31 December, तो हमारा साल कब से कब तक चलता है, जुलाई से जून तक। तो लीज एक्सपायर हो गई 31 December को। Mr. Creative refused to renew the lease in spite of the tenant's offer to renew the lease after increasing the rent by 10%। उसने कहा भाईजान आप एक काम करें कि आप मेरे से 50,000 की बजाय इसका 1% यानी 110% मेरे से 55,000 मेरे से ले लें। यानी मार्केट ने उसको रेट को बढ़ा दिया हुआ है, ये मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू आपको एग्जाम में या तो एएलवी से मिलती है या कोई साहब आपको रेंट लगा दें, वो भी मार्केट वैल्यू होगी। लॉ ने ये नहीं कहा कि सिर्फ एएलवी ही लेनी है, यानी उसने ऑफर कर दी तो ये मार्केट वैल्यू बन गई। ही रिटर्न द नॉन, लेकिन उसने कहा भाईजान निकले आप, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपको घर नहीं दे रहा। ही रिटर्न द नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 300,000 टू द टेनेंट। तो जिस साल ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट वापस की जाए उस साल उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बेशक एक ही साल लेके उसी साल वापस कर देंगे तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका 1/10 नहीं लिया जाएगा। विच वॉज रिसीव 2 years ago, ये लाइन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हाँ, नए टेनेंट से पैसे लेता तो वो ठीक था। द हाउस वॉज इमीडिएटली लीज टू हिज कजन विदाउट एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ रुपीज दिस। ये उसने गलत किया, असल में उसको मिल रहा था यहाँ पर 55,000, उसने क्या लिया 48,000, तो लिहाजा हम इसको इग्नोर करेंगे, ये वाली अमाउंट लेंगे। तो इसका रेंट कितना आएगा, रेंट आ जाएगा जी इसका 50,000 पहले 6 मंथ का, यानी ऐसे हुआ ना कि उसको जून से लेके दिसंबर तक एक टेनेंट 50 दे रहा है, उसके बाद उसको मिल तो 48 रहा है, लेकिन असल में उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी 55। तो इस 6 माह के लिए हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 मंथ के लिए हम इसको 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 55,000 इंटू 6 तो ये आ गया जी हमारे पास 300,000 और 55 × 6, ये आ गया हमारे पास 330,000। तो टोटल आ गया हमारे पास 630,000 वाला, ये आ गया। 5 years ago Mr. Creative had purchased 20,000 शेयर ऑफ ₹10 each। 5 साल पहले उसने परचेज किए थे, 5 साल उसने पहले परचेज किए थे। सो वट, मुझे तो देखना है मेरे इस पीरियड, इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ, ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है। ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एट ₹140, ये रेलिवेंट हो सकती है क्योंकि मैं बेचूंगा तो ये कॉस्ट मुझे लेनी है, तो ये मेरी उसके लिए क्या बन सकती है, कॉस्ट। आफ्टर 1 year, एक साल के बाद ऑफ एक्विजिशन। इस तरह से आपने एग्जाम में पढ़ना है इसको, अगर अंग्रेजी में ही पढ़ते जाएंगे और अंग्रेजी में ही सोचते जाएंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरह पढ़ना है। आफ्टर 1 year ऑफ एक्विजिशन, साल के एक्विजिशन के एक साल बाद, 5 साल पहले है तो उसके एक साल बाद, यानी आज से 4 साल पहले की बात हो रही है। ही रिसीव्ड 8,000 बोनस, यानी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, करंट, और इससे
4 साल पहले यहाँ उसको शेयर दिए गए यहाँ पर, और उसके यानी शेयर्स कितने मिले इसको 20,000, और कहते हैं ही रिसीव्ड 8,000 बोनस शेयर, और उसके साथ उसको बोनस शेयर मिले इसके 1 साल बाद। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए उसके पास 28,000। यानी अब आगे फ्रॉम दी कंपनी नो टैक्स वाज पेड एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। तो भाई इस पे टैक्स है भी नहीं, तो ये भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी। ड्यूरिंग द लेटेस्ट टैक्स ईयर he sold 75% of the bonus shares at a price of 145, उस पे उसने बेच दिए। देखिए असूल तो ये है कि एक चीज आपको फ्री मिली हुई है, यानी ये शेयर इसमें से इसका 75% कितना बन गया 8,000 इंटू 0.75 6,000। तो आज इसने 6,000 शेयर बेचे हैं। असल बात ये थी कि आज 6,000 शेयर बेच दिए गए। अब देखा जाए तो बिके तो हैं ये 145 के, परचेज किए गए थे 0 पे, फ्री मिले थे। तो देखा जाए तो ये टोटल का टोटल तो गेन आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि आप तमाम शेयर्स की प्राइस को एवरेज आउट करते हैं। वो एवरेज आउट कैसे करना है देखिएगा। आपने जो शेयर अक्वायर किए, एग्जिस्टिंग शेयर्स आपके पास कितने थे 5 साल पहले, वो थे 20,000। लिख लिया आपने। इन शेयर्स आपने एग्जाम में लिखने हैं, ये ऐसे वर्किंग करें आप, और साथ इसकी कॉस्ट लिख लें। और ये शेयर थे आपके 140 के, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 20,000 इंटू 140, तो ये आ गया जी हमारे पास 2.8 मिलियन कि ये आपने इन्वेस्टमेंट की थी 28 लाख की आज से 5 साल पहले। आपको इसमें से बोनस कितना मिल गया? वो मिल गया आपको 8,000, कितने का? 0 का, प्राइस के आगे नील। अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हैं 28,000, और उनकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 2.8 मिलियन। ठीक है ना? तो दूध में पानी डालेंगे तो क्या होगा? पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? बोनस जो है ये एग्जिस्टिंग शेयर की प्राइस को डाइल्यूट कर देगा। दोबारा सुन लें कि अगर आप दूध में पानी डालेंगे तो पानी दूध बन जाएगा, और दूध के अंदर पानी की खसलत शामिल हो जाएगी। यानी दूध कुछ गाढ़ा हो जाएगा, पानी कुछ गाढ़ा हो जाएगा, और दूध कुछ पतला हो जाएगा। तो इसकी प्राइस नीचे गिरेगी और इसकी प्राइस ऊपर आएगी, जिसको हम एवरेज प्राइस कहते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करना है कि आपने इस कॉस्ट को इस पे डिवाइड कर देना है। यानी हम करेंगे 2.8 मिलियन, एवरेज प्राइस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस कॉस्ट ऑफ दी कॉस्ट ऑफ शेयर, या एवरेज प्राइस कह लें, जो एग्जामिनर वर्ड यूज करता है। और डिवाइड कर लें 28 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 28,000, तो इसकी प्राइस क्या आ गई 100। तो अब हम यहाँ पर फ्री नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसको 100 हम अज्यूम करेंगे कि इसकी प्राइस 100 थी। इसको एवरेज प्राइस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अब ये देखिएगा, ये शेयर 140 का है, इसकी प्राइस भी 100 हो गई, इसकी भी 100 हो गई, उसकी भी। अब जब इन शेयर्स को भी बेचा जाएगा तो इसकी प्राइस भी 100 ही ली जाएगी। तो हमें यहाँ गेन कितना हो गया 45 का। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे? लिखेंगे 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 145 माइनस 100। अब चूंकि ये शेयर जो है क्या है, अनलिस्टेड कंपनी के हैं, तो इसलिए इसका होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा। क्योंकि होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। अब बोनस शेयर का टाइम देखना है। देखिएगा, बोनस शेयर्स का टाइम देखना है कि बोनस शेयर्स को होल्ड किए हुए कितना टाइम हो गया हुआ है, और उसको 1 साल से, वैसे दोनों को हो चुका हुआ है, दोनों को, लेकिन हम बोनस शेयर्स को देखेंगे। तो ये आ जाएगा जी हमारा 45, 6,000 इंटू 0.4 इंटू 45, 2.7 इंटू इंटू 0.75। तो मेरे मुताबिक इसका जो गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन आना चाहिए, वो ये आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया उसने, आपसे कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन भी करवा ली, बोनस शेयर की भी कैलकुलेशन करवा ली कि एक स्टूडेंट जो है वो इसकी किस तरह से
कैलकुलेशन ये करता है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो बोनस शेयर्स का ये ट्रीटमेंट था जो अभी हमने किया। कैपिटल गेन्स भी आ गया, बोनस शेयर्स भी इसके अंदर मौजूद हो गए। अच्छा जी, अच्छा जी, ये सेशन ज़रा देखिएगा कि इसका ये सेशन किस तरह से ये चल रहा है। ठीक है, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ डिस्कनेक्ट होने के बाद।